हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और मैं फाइनली हाजिर हो गया हूँ क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियोस के साथ। अगर आप हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखते हैं और उसके बाद हमारी एमसीक्यू वाली वीडियो देखते हैं तो उसके बाद मैं आपको लिख कर देगा हूँ यार, आपके बोर्ड में आधे मार्क्स भी नहीं कटने वाले हैं, सब हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। वीडियो को हम चालू करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको मुझे बताना है। आप सबको पता होगा हमें बोर्ड एग्जाम में अगर हम टर्म 1 की बात करते हैं तो हमें एमसीक्यू भी देखने को मिलने वाले हैं, केस स्टडी क्वेश्चन मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग मिलेंगे, ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाले। तो हमने वीडियो में क्या किया है, इन हर क्वेश्चनों को हमने वन वर्ड और एमसीक्यू का फॉर्मेट दे दिया है। मतलब अगर वीडियो में आपको केस स्टडी के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं या अगर आपको ज्यादा असर्शन रीजन नहीं मिलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको स्किप कर रहे हैं। उसका सिंपल मीनिंग है कि उन सबको हमने एमसीक्यू वन वर्ड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपकी पूरी चीजों की तैयारी हो रही है। इसके बाद अगर आप इस वीडियो का बाद में पीडीएफ चाहते हैं, क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट एक और बात आपको बोलना है, मैं आप सबको एक टास्क देता हूं यार, पूरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी कोई एमसीक्यू आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इससे क्या होगा, हमारा कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा खासा रिवीजन चल रहा होगा। तो इसी टास्क के साथ सीधा हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडीज डैश डैश एंड डैश। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और आंसर भी पढ़ना है। क्योंकि हो सकता है भाई आपको दो ऑप्शन पहले से क्वेश्चन में गिवन हो से वो थर्ड पूछ रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन चेंज हो सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा इसको। तो इसका आंसर हम सबको पता है, इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। हमने हमारे एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में सब ये पूरा क्लियर किया था। आई बटन में एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो का मैं जरूर डाल दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ फिनोमेना विच वेरीज ओवर डैश एंड डैश कैन बी स्टडीड ज्योग्राफिकली। तो इसका आंसर हमारा आता है स्पेस एंड टाइम। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द अर्थ कंप्राइजेस ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स। अब ये 2 मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो पहला है हमारा नेचर, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, और दूसरा है हमारा लाइफ फॉर्म्स, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो नेचर और लाइफ फॉर्म्स बिल्कुल याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। पहला, the relationship between the physical nature and the human worlds। दूसरा आता है, the spatial distributions of human phenomena and how they come about, the social economic differences between different parts of the world। तीसरा आता है both A and B and fourth आता है none of the above। तो भाई इसका आंसर क्या है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म and the wide-ranging debates started whether geography as a discipline should be dash or dash। तो कुछ डिबेट्स हमें देखने को मिल रही थी जहां पर ज्योग्राफी के रिलेटेड बहुत बातें हो रही थी। तो भाई इसका आंसर हमारा आता है लॉ मेकिंग थियोराइजिंग मतलब नोमोथेटिक, और दूसरा हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव मतलब आइडियोग्राफिक। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मैंने पूरा क्लियर किया था। अब यहाँ पर नीचे आपको बॉक्स दिख रहा होगा, ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बीच बीच में डाले हैं क्योंकि कुछ एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हमने एक डिबेट का बात कर लिया कि भाई नोमोथेटिक होना चाहिए, आइडियोग्राफिक होना चाहिए, लेकिन डिबेट यहीं खत्म नहीं हुई थी, और बातें भी चल रही थी। क्या हमारा ज्योग्राफी एकदम ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, हमारी स्टडी की अप्रोच क्या रीजनल होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, हमें जो भी इंटरप्रेट करना है वो थ्योरेटिकली करना चाहिए या हमारा जो हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उसके बेसिस पर करना चाहिए। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन चल रहे थे। तो आपको एमसीक्यू ये भी आ सकता है ऊपर वाला या नीचे में से भी आ सकते हैं, तो इन बॉक्सेस को भी पढ़िएगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद both physical and human phenomena are described in dash using symbols from the human anatomy। तो इसका आंसर आप सबको पता होगा, हमने बहुत डिस्कस किया था हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में, मेटाफर्स का यूज करते हैं। और सिमिलरली अगर हम रीजन्स, विलेजेस, टाउन्स की बात करते हैं तो इन्हें हमने ऑर्गेनिजम्स के रूप में डिस्क्राइब किया है। अब कैसे हमने ऑर्गेनिजम्स के नाम पर डिस्क्राइब किया आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। और रही बात मेटाफर्स की, तो अभी हम आगे असर्शन रीजन में इसको देखने वाले हैं। अब इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइंड। तो देखिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशन हमें देखने को मिल जाती है अलग अलग लोगों की, रेडजेल की, एलेंसी सैम्पल की। तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पुराने भी एमसीक्यू देखेंगे ना तो सीधे लाइन आ जाती है। जैसे ये ऊपर आ जाएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस, और एमसीक्यू में ऑप्शन होंगे कि किसने कहा है, तो आपको बताना पड़ेगा ये रेडजेल ने कहा है। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर नहीं करूंगा। ऐसे कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ लाइन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अगर वो आपको समझ में नहीं आती, मतलब आपको एक बार हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखने की जरूरत है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड डैश क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। तो इसका आंसर है हमारा सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट आर। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन होंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट के जो एलिमेंट्स है वो है लैंड फॉर्म्स, सॉइल्स, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ। ये क्वेश्चन तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 99% चांस आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं इसका दावा ऐसे क्यों कर रहा हूँ यार, ये बहुत बार देखने को मिला और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से आप देख सकते हैं हम फिजिकल एनवायरनमेंट से अपना इंटरेक्शन करते हैं। अब टेक्नोलॉजी का फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही है कि टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ डैश ऑफ सोसाइटी। तो इसका आंसर है लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डैश। तो इसका आंसर है नेचुरल लॉज। अब नीचे मैंने फिर से डाला है कि भाई नेचुरल लॉज ने हमारी कैसे मदद करी, इसको बिल्कुल देख लीजिएगा। जैसे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प्ड अस डिस्कवर फायर। मतलब जब फ्रिक्शन हीट का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुआ तो उसने हमें फायर डिस्कवर करने में हेल्प किया। उसके जब हमें डीएनए और जेनेटिक्स के सीक्रेट्स पता चले तो हमने बहुत सारी डिसीजेस को कॉन्कर किया। उसके बाद हमारे जो लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स हैं ये हमें फास्टर प्लेन्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो इनसे रिलेटेड भी एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पूरे लिख दिए क्योंकि इनसे बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं और इसका पूरा नॉलेज आपको होना जरूरी है। मैंने आपको पूरा समझाया एक्सप्लेनेशन का, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सिंपल में समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की। तो क्या हुआ, अगर हम ह्यूमंस की अर्ली स्टेज की बात करते हैं ना, तो हम नेचर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। हमें इसलिए होते यार क्योंकि समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम एक प्रिमिटिव सोसाइटी में थे, तो उस चक्कर में हम बहुत नेचर से डरते भी थे और उसके बाद एक प्रकार से आप बोल सकते हैं हाई लेवल पर रिस्पेक्ट करते थे, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हम होते थे। उस समय जो हमारा प्रिमिटिव ह्यूमन का इंटरेक्शन होता था नेचर की स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से, इसे हमने टर्म किया है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसको अच्छे से याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हम इसको बोलते हैं। इस समय हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत लो थी और हम बिल्कुल नेचुरलाइज्ड ह्यूमन थे और हम नेचर की सुनते थे, उससे डरते भी थे और उसकी वर्शिप भी करते थे। मतलब एक नेचर का दबदबा हमें देखने को मिलता था। इसे हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन भी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके जस्ट अपोजिट, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती गई, हमने बहुत सारे डेवलपमेंट किए, हमारे सोशल कल्चरल डेवलपमेंट हुए, हम टेक्नोलॉजी को और अच्छे से समझने लगे, हम बहुत डेवलप हो रहे थे। इसके बाद हम स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ बदल गए। अब इसके बाद क्या हुआ यार, जो नेचर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, उससे हमने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करी। हमने कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट किया। आजकल आप देखते होंगे हमने कितनी सारी चीज कर ली। हमें रिसोर्ट देखने को मिलते हैं, अर्बन स्प्रॉल्स देखने को मिलते हैं, फील्ड्स मिलती है, पेस्चर्स मिलते हैं, पोर्ट्स मिलते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीजें हमने डेवलप कर ली हैं। ये अब मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये जब चीजें हमने पूरी डेवलप कर ली हैं तो अभी क्या हो गया भाई, अब हमारी एक नई स्टेट आ गई है। अब इसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। मतलब कुल मिला के नेचर जितनी भी हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है उसका ह्यूमन हम यूज करते हैं। और अब ये प्रोसेस हो जाता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। पहले नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हुआ, अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो गया है। मतलब किसका दबदबा हमें देखने को मिल रहा है, ह्यूमंस का दबदबा हमें नेचर में देखने को मिलता है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, तो याद रखिएगा दो चीज आपको याद रखना है। एक हमारा हो गया इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और दूसरा हमारा हो गया पॉसिबिलिज्म। एक इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। इसके क्वेश्चन नंबर 12, अ जोग्राफर डैश इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच रिफ्लेक्ट्स अ मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। इन दोनों के बीच का रास्ता भी किसी ने निकाला था, हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था। नाम आप सबको पता ही होगा, ग्रिफिथ टेलर नाम है। बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, अ जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट एंड टर्म्ड इट एज डैश और डैश। अब इनने जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे भाई उसका क्या नाम था, तो उसके दो तरीके से हम उसको बोलते हैं। एक है नियो डिटर्मिनिज्म बोलते हैं या फिर हम उसको बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ टेलर्स कॉन्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय, हम नेचर को कैसे कॉन्कर कर सकते हैं, बाय ओबेइंग इट। याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू फॉर्मेट वाले। एंड इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन
स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म, नॉट इरेलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा भाई? सिंपल सा हम सबको पता है, नॉट रिलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये पूरी तरीके से गलत सेंटेंस दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है? ट्रेवलर्स अकाउंट, ओल्ड मैप, सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून या एंशिएंट एपिक्स। तो इसका आंसर है सी, सैंपल्स ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट। सब आपको पता होगा, टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी। अप्रोच का भी हम आगे देखेंगे, अभी आप इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। ये एक अप्रोच नहीं है हमारी ज्योग्राफी की। फिर विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी। इनमें से कौन सी ब्रांच है जो ह्यूमन ज्योग्राफी को बिलोंग नहीं करती है? तो इसका आंसर है फिजिकल ज्योग्राफी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, विच एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट। इन चारों में भाई हमारा जो एग्रीकल्चर है ये पार्ट नहीं है। इसके बाद अब असर्शन रीजन देख लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट देखेंगे भाई असर्शन हमारा सिंपल आपको बता देता हूं पहले कि क्या कैसा आता है। तो आपको एक असर्शन दिया होता है, एक आपको रीजन दिया होता है। इसके 4 आपको सेम ऑप्शन हर बार देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। दूसरा ऑप्शन रहेगा दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तीसरा होगा असर्शन सही है, रीजन गलत है। चौथा होगा असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। ऐसे 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। तो जब हम इसको पढ़ेंगे, जब हमें क्लियर होगा, जैसे कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना डिस्क्राइब्ड इन मेटाफर्स यूजिंग सिंबल फ्रॉम ह्यूमन एनाटॉमी। अभी हमने एमसीक्यू भी देखा था, मैंने बताया था, मैं आपको आगे बताऊंगा। रीजन दिया हुआ है, वी ऑफन टॉक ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म। हम मेटाफर्स की बात कर रहे हैं, माउथ ऑफ द रिवर एक्सेट्रा पूरे यहाँ पर दिए हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर में समझ में आया, ऊपर बोला गया है कि हम मेटाफर्स का यूज करते हैं और रीजन में हमें एग्जांपल भी मेटाफर के दिए हुए हैं। तो हमें समझ आ गया भाई असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हमारा आंसर क्या जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद अगला सेशन रीजन, इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द इंटरेक्शन विद द नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। दे अडॉप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर, ये भी हमने पढ़ा था। अब रीजन इसका क्या है? दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर वर टर्म्ड एज पॉसिबिलिज्म। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये सही है कि नहीं है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। अब केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। बहुत चांसेस है केस बेस्ड क्वेश्चन आपको बॉक्सेस से आएंगे जो गिवन है। ये बॉक्स मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। बहुत इजी आना है, आपको ये पूछ लिया जाएगा और इसी के बीच से पैसेज टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, मतलब पैसेज यही है लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में देखने को नहीं मिलता है, तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देखने को मिलेगा? आपकी एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी के पूरे एक्सप्लेनेशन का हमने जो एमसीक्यू वाला है वो अभी पहले देख लिया है। तो मतलब आपको सिर्फ इसकी एक बार रीडिंग करना है, आपका केस स्टडी इस चैप्टर से तैयार हो जाएगा। तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, समझ में ना आए तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूं एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखिए तो पहले आपको वो देखना बहुत जरूरी है, वो मस्ट है। तो ये हमारा केस स्टडी का जाता है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको इस एमसीक्यू वाली वीडियो में नहीं पढ़ाने वाला हूं क्योंकि एक्सप्लेनेशन में सब पढ़ा दिया है, टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे स्कूल ऑफ थॉट, यहाँ पर आपको दिया हुआ है रेडिकल स्कूल दिया हुआ है, बिहेवियरल स्कूल दिया हुआ है, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल दिया हुआ है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे बीच बीच से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने इससे एक क्वेश्चन नहीं बनाया, कोई मतलब नहीं है, आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ये आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखिएगा, आपको ये भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपको स्कूल ऑफ थॉट के बारे में आना चाहिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका अप्रोचेस के बारे में। यहाँ पर ना इजी क्वेश्चन आते हैं, वैसा नहीं बहुत डिफिकल्ट आएंगे। मे बी आपको पीरियड गिवन होगा, आपको उस पीरियड की अप्रोच बताना होगा। मे बी आपको बहुत सारी अप्रोच दी होंगी और आपको बताना होगा इनमें से कौन सी अप्रोच सही है और कौन सी नहीं है। या ये भी हो सकता है आपको अप्रोच गिवन हो और आपको बोला गया हो कि उसके फीचर बताए हो ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा फीचर सही है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये भी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है, तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में टाइम स्टैम्प मिलेंगे, तो उसी टाइम स्टैम्प में क्लिक करते हैं आप सब यही टॉपिक भी देख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा आता है अप्रोचेस का, ये आपको देखना है। और इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भाई सब फील्ड्स का और इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेस का।
ये भी एक्सप्लेन मैंने पूरा किया है। इससे भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको कुछ कुछ गिवन रहेगा और बाकी चीजें पूछी गई होंगी, तो ये टेबल आपसे बनना चाहिए। अब आप बोलेंगे भैया क्या पूरी बनना चाहिए? देखिए जितना ज्यादा आपसे बनेगी उतना अच्छा, क्योंकि एमसीक्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको ये वाला आएगा, हो सकता है ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए, इसके बीच से आ जाए, तो आपको थोड़ा बनना चाहिए। ज्यादा जरूरी नहीं है कि इससे क्वेश्चन आए, मेरे सबसे बहुत रेयरली है कि एक आध क्वेश्चन से देखने को मिलेगा, बट मिल सकता है। तो भाई हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें पूरा पढ़ना है, क्योंकि इससे पास्ट में भी क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। अब देखिए एमसीक्यू अलग अलग चैप्टर से आएंगे, हर चैप्टर के वेटेज के हिसाब से आते हैं, तो आने की चांसेस की कम हो जाती हैं, बट पढ़ना तो है आपको, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। तो इसी के साथ ही हमारा खत्म होता है। अब ये मैंने क्या डाल दिया भाई, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ज्योग्राफी की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपको पूरी देखना है, पूरा एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन किया है, कुछ भी मिस नहीं किया, इवन बॉक्सेस भी समझा है। उसके बाद भाई हमारा चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे बाकी सब्जेक्ट हो, सबके एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो आ रही है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इसी का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में अगर आपके दिमाग में कोई एमसीक्यू हो तो जरूर डालिएगा, बाकी बच्चों की मदद होगी, सबका रिवीजन होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले आपको शेयर करना है अपने बाकी दोस्तों के साथ, फिर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।